ये किताब इंडिया में भी लॉन्च होगी और बाकी कई और कंट्रीज जैसे श्रीलंका, अफ्रीका, वहाँ पे मिडिल ईस्ट, ये किताब वहाँ पे भी साइमल्टेनियसली लॉन्च होगी। ये ऑनलाइन भी मिल सकती है? जी, ऑनलाइन भी मिलेगी। नॉर्मली जो ट्रेंड होता है स्कूल्स में, एक एनसीईआरटी की बुक खरीदनी होती है बच्चों ने, और दूसरा जो है एक हमारी रेफरेंस बुक लाइक मॉडर्न एबीसी प्लस। और अगर बाई चांस सारे स्टूडेंट्स एक ही रेफरेंस बुक लेने के लिए एग्री हो जाएं तो लाइफ ऑफ द टीचर बिकम्स ए लिटिल बिट ईजियर। आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ देखिए कि रेफरेंस बुक में जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। मीन्स यू विल गेट, देर आर एनफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल मिलेंगे, टफ एंड ट्रिकी क्वेश्चंस इतने सारे मिलेंगे। तो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो सारे स्टूडेंट्स इतने कैपेबल, वी आर नॉट, मतलब सारे टीचर्स इतने लकी नहीं होते कि उनके पास क्लास में सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ही हों, एक एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं। तो उसके लिए जो रेफरेंस बुक को हम कैसे बेस बना सकते हैं, कि सबसे पहली चीज़ कि जैसे इस हमारी बुक में जो थ्योरी है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस, उसके बारे में जो बोलूँगा मैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, ऑल आर्टिकल्स आर वेल कनेक्टेड विद ईच अदर। मीन्स कि कहीं पे भी ऐसा फ्लो में ब्रेक आपको नहीं मिलेगा वहाँ पर एक आर्टिकल से दूसरे, जिससे कि फिजिक्स बेसिकली क्या है, एक लॉजिकल अरेंजमेंट है कॉन्सेप्ट्स का। तो वो जो लॉजिक है, एक सिस्टमैटिक लॉजिक, उसे समझना है। तो इस बुक में जो मेन फोकस लिखने में जो किया है हमने, वो यही है कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं, स्टूडेंट अगर चाहे अपनी सेल्फ स्टडी से वो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकता है। और अगर टीचर्स अगर वही रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं, मान लो स्टडी फ्लो, जो भी वो मटेरियल अपने बच्चों को डिलीवर करते हैं, इफ़ इट इज़ अलाइंड विद ए पर्टिकुलर गुड बुक, तो हमेशा वो बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जैसा वो स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है वैसे ही उनको बुक में भी मिल रहा है। तो अगर सेम फ्लो मिल रहा है तो स्टडी जब भी वो सेल्फ स्टडी करेंगे, दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर देम। और दूसरा, टीचर जो है इस तरह की जो रेफरेंस बुक को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कि कुछ एक, जैसा कि हम जानते हैं एवरेज स्टूडेंट की बात करें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसी तरह के होंगे। तो इसमें से एक बार स्कैन करके जो हर टॉपिक के ऊपर एक एक दो दो क्वेश्चंस आप सेलेक्ट कर लें, मार्क कर लें, और उन स्टूडेंट्स को बोलें कि कम से कम इतने क्वेश्चंस आप कर लो। रीज़न क्या होता है, देखिए थ्योरी है, यहाँ पर फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं और फिर उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। तो दिक्कत क्या होती है कि स्टूडेंट ये सोचता है कि एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसको, अब वो तुरंत न्यूमेरिकल सॉल्व करना चालू करते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक्चुअल प्रोसीजर क्या है कि टीचर जो है उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड एक ऐसी एक्सरसाइज बनाए लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, कि जो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी हद तक कनेक्ट करे, रिवाइज करवाए। तो एक छोटी एक ऐसी एक्सरसाइज अगर न्यूमेरिकल्स की भी हम अलॉन्ग विद द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, एक अगर न्यूमेरिकल्स की भी एक्सरसाइज अगर हम बच्चे को याद दिला दें, याद करवा दें, कि इतनी प्रैक्टिस करा दें उन क्वेश्चंस की, तो उससे क्या होगा, न्यूमेरिकल सॉल्विंग आइडियाज़ जो हैं बेसिकली उसके दिमाग में डेवलप होना चालू हो जाएंगे। दिमाग को जो है डेटा चाहिए रिएक्ट करने के लिए। देखिए जी, जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड हम बात करते हैं कि भाई हाँ उसमें क्या चेंज आया, क्या चेंजेस आने की उम्मीद है, तो वो हमारे ऑथर्स जो हैं तकरीबन 500 से 600 ऑथर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कई सालों से। तो वो उन पर कॉन्स्टेंटली रिसर्च वर्क करते रहते हैं कि किस तरह के एप्लीकेशन बेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। इंजीनियरिंग तो वैसे भी एप्लीकेशन बेस होता है। तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा रुझान लेते हैं और मुझे लगता है कि इसमें क्वेश्चन जो है समझने के लिए हमें अच्छे ऑथर्स की और अच्छी किताबों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो इसलिए हम हमेशा एमबीडी में खास करके मॉडर्न में सोचते हैं कि हम इस तरह की किताबें निकालें कि अगर क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट भी आए तो वो उसको डील कर पाए। जैसे कि हमने कहा कि इसमें हॉट स्पीड है, हाई ऑर्डर लेवल थिंकिंग क्वेश्चंस हैं, इसीलिए हमने डाले हैं कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता भी है तो वो उसको डील कर पाए। इम्पॉर्टेंट जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन बनाना, ये सब जो है बहुत ही बड़ा काम होता है बेसिकली। तो अगर मैं बोलूं कि मैं अकेले बैठ के कर लूं तो उतना पॉसिबल नहीं। तो थ्योरी हो गई,
ये सब हो गया, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हो गए, बाकी ये सब कलेक्शन करने में लोगों ने काफ़ी हेल्प करी। तो एक चैलेंजिंग टास्क तो है, क्योंकि मतलब एक बुक के फॉर्मेट में जब आप उस चीज़ को सामने रखना चाहते हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट ए बुक, इट मीन्स ए लॉट, मीन्स फॉर दोज जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं वो, तो चैलेंजिंग टास्क तो है ही वो। फिजिक्स को किस तरह देखते हैं, मतलब करियर कितना हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए और संभावना क्या है? फिजिक्स जो है वो एक, आप ऐसे देखो, हमारे यहाँ जो इंडिया का सिस्टम है कि सिलेबस जो है हमने फिजिक्स में जो लिया हुआ है वो कंप्लीट है। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वांटम फिजिक्स जैसे हाई फाई एक आधे टॉपिक्स हैं केवल जिनको हम छोड़ते हैं, ठीक है। तो लगभग सारे टॉपिक्स जो है हम अपने सिलेबस में 11-12 के सिलेबस में लेके चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स और जितनी भी जो इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेज हैं वो सारी इन्हीं से निकली हुई हैं, यहीं से निकली हुई हैं वो सारी। तो आप इस तरह से देखो कि 11-12 का सिलेबस एक ऐसा सिलेबस होता है जो एक स्टूडेंट को एक ओवरऑल एक्सपोजर दे रहा है फिजिक्स का एक ओवरऑल एक्सपोजर दे रहा है। अब वो अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से कि कौन सा टॉपिक उसे ज़्यादा इंटरेस्ट में आता है, तो उस हिसाब से फर्दर वो अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकता है इंजीनियरिंग में, या फिजिक्स को भी अपना एक कैरियर बना सकता है। सब्सक्राइब करें।